अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस सिक्स्थ लेक्चर में हम लोग सीखेंगे थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसको हम कहते हैं थ्रू रेडिएशंस। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो दो मेथड पढ़े हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन का, उसके अंदर हीट ट्रांसफर होती थी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। यानी सॉलिड में भी हीट हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था पार्टिकल्स का, और हीट इनसाइड आपकी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती थी। कन्वेक्शन में भी इसी तरह मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते थे और हीट उनके अंदर ट्रांसफर होती थी। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो रेडिएशन है, ये बेटा एक ऐसा वे है जिसमें सोर्स अपनी जगह पे होता है और हीट गेन करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी जगह पे होता है। थ्रू स्पेस उनके दरमियान हीट का ट्रांसफर होता है। इनको हम कहते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। सो इस मेथड का नाम है रेडिएशंस। बच्चों, रेडिएशंस क्या है? आप देखें, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आग के करीब हाथ लेके जाते हैं तो आपको दूर से हीट महसूस होती है। तो आग में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही होती हैं विजिबल लाइट की फॉर्म में, और इनविजिबल वेव्स भी होती हैं जिनको हम इंफ्रारेड कहते हैं, जो कि हीट की फॉर्म में आपके हाथ तक पहुंचती है और आपको गर्माइश महसूस होती है। सिमिलरली सूरज एक हीट का बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास। इसके दरमियान कोई मैटर मौजूद नहीं है। सॉलिड्स के अंदर तो हमें सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए होते थे, कन्वेक्शन के अंदर भी कन्वेक्शन करने के लिए फ्लूइड्स के पार्टिकल्स चाहिए होते थे, एक फ्लो होता था। यहाँ पर कोई पार्टिकल्स का अमल दखल नहीं है, बल्कि रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, हीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सो इस मेथड को हम कहते हैं रेडिएशन। सन एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा। आपको पता है सन के ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वहां से हीट प्रोड्यूस होती है उसकी सरफेस से, और वो इतनी शदीद होती है कि इतने लाखों बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हमारी अर्थ तक वो हीट पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सो रेडिएशंस क्या है? Radiation is the transfer of thermal energy from hot surface to cool surface. हीट ट्रांसफर का वो वे जहां से हॉट सरफेस से कूल सरफेस में हीट ट्रांसफर होती है। किस फॉर्म में? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोस्टली थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसकी आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और किस तरह से हीट आगे ट्रांसफर होती है। फिलहाल डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए। हीट ट्रांसफर का वो वे जिसमें हॉट सरफेस से कूल सरफेस में हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और मेनली ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है। इन कंट्रास्ट टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन कैन ट्रांसफर एनर्जी थ्रू एनी एम्प्टी सरफेस या एम्प्टी स्पेस। कोई आपको मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये एम्प्टी स्पेस में भी ट्रांसफर होती है। इसीलिए सूरज के और अर्थ के दरमियान एक एम्प्टी स्पेस है, फिर भी हीट वहां तक आती है क्योंकि इसके लिए कोई मीडियम हमें नहीं चाहिए होता। इन सिंपलर टर्म्स, रेडिएशंस कैन हैपन इन अ वैक्यूम और थ्रू मैटर। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि इनको मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ये खुद ब खुद ऑसिलेट करते हुए एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे को मूव करती हैं, और एम्प्टी स्पेस में भी ये मूव कर जाती हैं। इनको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रांसफर होने के लिए। ओके, रेडिएशंस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब है? यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। बेटा, जब भी किसी सरफेस का टेम्परेचर 0 केल्विन होता है या -273 डिग्री सेल्सियस, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स के पास कोई मूवमेंट नहीं होती इस टेम्परेचर पे। जैसे ही आप इस टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करते हैं, जब इसका टेम्परेचर राइज होता है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी सरफेस जो है, सन एक मटेरियल मीडियम है या एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, वो मेटल का बना होता है। उसके अंदर हीट जनरेट कैसे हो रही होती है असल में, तो आप जैसे ही उसको हीट सोर्स से कनेक्ट करते हो तो उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाता है और वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। अब देखिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसमें मौजूद हैं, ये आपस में टकराते हैं, और इनके टकराने से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं, यानी इनकी कोलिजन्स फास्ट हो जाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं या इनके दरमियान कोलिजन होती है, तो इनमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेज निकलना शुरू हो जाती हैं। ये मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, जो कि जब हम इसके करीब कोई बकेट या कोई भी चीज या हाथ लेके आते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट महसूस होती हैं। सो ओरिजिन हमारा ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, और ये फिर अपने सोर्स से निकलती हैं और आगे कूलर साइड की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं।
अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। हमारे पास विजिबल लाइट भी होती है, जैसे आग है उसको हम देख पाते हैं। कुछ हमारे पास इनविजिबल होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, आप इसमें कोई चीज रखते हैं तो बेटा वो इनविजिबल तरीके से कोई आग नहीं चलती, बल्कि उसमें रेडिएशंस निकलती हैं जो कि उस खाने को गर्म कर देती हैं। असल में वहां पे रेडिएशंस के जरिए हमारे पास हीट ट्रांसफर की जाती है आपके फूड में। सो लाइट इज द फास्टेस्ट एंटिटी इन द नेचर। रोशनी हमारे पास इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्पीड रखने वाली रेडिएशन है। ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूडिंग हीट move at the speed of light, therefore radiation is the fastest method of transferring heat. So बेटा रेडिएशन जितनी भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड एक जैसी होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, जो कि सबसे फास्टेस्ट चीज है हमारी दुनिया में। तो इस वजह से ये सबसे फास्ट वे है हीट ट्रांसफर करने का। एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन बट हॉटर ऑब्जेक्ट्स एमिट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। बेटा हर मैंने अभी बताया हर वो चीज जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो ये एबिलिटी रखता है कि वो रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, और जो ज्यादा गर्म होते हैं वो उतनी ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन वेयर एज लेस हॉट ऑब्जेक्ट लाइक ह्यूमन बॉडी एमिट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो सूरज का टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इस वजह से वो ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल में, तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं करती एज कम्पेयर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले फैक्टर्स में क्या आता है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। यानी हीट, चूंकि हमने रेडिएशन चाहिए, हीट चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंट सर्फेसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट या एब्जॉर्ब करती हैं। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं? 3 फैक्टर्स हैं हीट रेडिएट करने के। जो फैक्टर्स हैं वो 3 हैं। एक है सरफेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा आपको याद है कि मतलब हम अपने समर में ब्लैक या डार्क कलर्स अवॉइड करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हीट एमिट भी बहुत जल्दी करते हैं और हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा रखते हैं। तो सरफेस कलर जो है ये हीट रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है। उसके अलावा टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का टेक्सचर क्या है, यानी उसकी शेप क्या है, वो शाइनी है या वो स्मूथ सरफेस है या वो रफ सरफेस है। रफ सरफेसेस एब्जॉर्ब करती हैं हीट को और शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट कर देती हैं हीट को। ये आगे जाके हम डिटेल में सीखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है। नंबर 3 है सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा हीट रेडिएशन करने वाले ऑब्जेक्ट का, उतनी ज्यादा हीट रेडिएट होगी। मिसाल के तौर पे आप एक छोटा हीटर लगाएंगे तो कम रेडिएशन या हीट प्रोड्यूस होगी। एक बड़ा हीटर लगा लेंगे कमरे में तो हीट रेडिएशन ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह सूरज और हमारी बॉडी की अभी मैंने मिसाल दी, हमारी बॉडी चूंकि एक छोटा ऑब्जेक्ट है और सरफेस टेम्परेचर भी कम होता है तो कम रेडिएशन एमिट करती है। जबकि सन की जो सरफेस है वो बहुत बड़ी है और उसका सरफेस टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो हीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत भी ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों ये 3 फैक्टर्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सरफेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफरेंट कलर्ड सर्फेसिस हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एबिलिटीज। बेटा एब्जॉर्ब करना होता है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाना। जैसे ब्लैक कलर है वो बहुत ज्यादा जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। सो और दूसरी चीज है एमिशन। एमिशन कहते हैं हीट को रेडिएट करने की सलाहियत, कि आपका टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो कितनी जल्दी आप अपनी हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं। अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर। ब्लैक कलर एक गुड एब्जॉर्बर है तो इसके साथ ही जितनी जल्दी वो हीट एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी हीट रिलीज भी कर देता है। बट इट इज अ बैड रिफ्लेक्टर। फॉर एग्जाम्पल wearing black clothes on a sunny day absorb more heat and warms us. ब्लैक कलर के कपड़े सनी डे पे आप पहनते हैं तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और हमारी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है। ब्लैक कलर्ड सर्फेसेज आर गुड एमीटर्स, दैट्स व्हाई लैपटॉप चार्जर्स आर मेड अप ऑफ ब्लैक कलर्ड सर्फेसेज। अब ब्लैक एमीटर भी होना चाहिए क्योंकि कुछ चीजों में हमें हीट ज्यादा देर तक रिक्वायर्ड नहीं होती, उसकी हीट जैसे ही उसको मिले हम चाहते हैं कि वो जल्दी हीट रिलीज कर दे। लैपटॉप के चार्जर्स गर्म होंगे तो वो मेल्ट होंगे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हम ब्लैक रखते हैं ताकि जैसे ही इसको हीट मिले ये सराउंडिंग में उसको एमिट कर दे। It helps to cool it quickly. Similarly, the worst absorber is also the worst emitter. जैसे लाइट कलर्स हैं और शाइनी सर्फेसिस हैं, ये बेटा एब्जॉर्ब भी नहीं करते हीट को
और एमिट भी ज्यादा जल्दी नहीं करते। व्हाइट कलर की मिसाल ले लें, व्हाइट कलर जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं करता हीट को, रिफ्लेक्ट कर देता है, और आपका ये व्हाइट कलर मतलब एमिट भी नहीं करता हीट को, बट इट इज गुड रिफ्लेक्टर। जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, वर्स्ट एब्जॉर्बर होते हैं और वर्स्ट एमीटर होते हैं, वो रिफ्लेक्टर अच्छे होते हैं, यानी हीट को सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। जैसे हमारे पास शाइनी सिल्वर सरफेस अगर हो, कोई मेटल सरफेस है, जैसे ही उसके ऊपर हीट वेव्स आएंगी, वो क्या होंगी, इसके ऊपर टकराएंगी और टकरा के वापस चली जाएंगी, ना एब्जॉर्ब होंगी ना एमिट होंगी, बल्कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। That's why car windscreen shades are made from silver colored surfaces. तो विंड स्क्रीन के ऊपर मतलब हम अक्सर शील्ड लगाते हैं विंड स्क्रीन, धूप में अगर गाड़ी खड़ी करनी हो तो अंदर की साइड से हम एक शाइनी सरफेस वाली एक स्क्रीन लगा देते हैं उसके पीछे, ताकि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा ना हो, जितनी हीट विंड स्क्रीन से एंटर हो रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, तो ये था सरफेस कलर कैसे हमारे पास डिपेंड करता है हीट रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन पे। इसमें हमने सीखा ब्लैक कलर, जो डार्क कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी कर देते हैं, सराउंडिंग में रेडिएट भी कर देते हैं, और जो लाइटर या शाइनी सर्फेसिस होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं बाहर। ये टेबल में आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं, आपकी बुक में भी बना हुआ, आप इनमें देख सकते हैं, डल ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, शाइनी सिल्वर सर्फेसिस। ये असल में एक एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे हेडिंग का थोड़ा सा इशू था, वो मैंने एडिट कर दी है। पहले कोई स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड लिखी गई थी गलती से, तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस यहाँ पे हेडिंग आएगी। ठीक है, अब हम लोग बेटा अपने दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज टेक्सचर ऑफ द सरफेस। टेक्सचर का क्या मतलब होता है? टेक्सचर इज द क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी नोन बाय टच, और द डिग्री टू विच समथिंग इज रफ और स्मूथ और सॉफ्ट और हार्ड। टेक्सचर बोलते हैं किसी सरफेस का स्मूथनेस, अगर वो स्मूथ है तो वो ज्यादा रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखती है, अगर वो रफ सरफेस है तो वो एब्जॉर्ब करती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिल्वर शाइनी सरफेस हो, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम रैप मिलता है, आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको जो आप बाहर से ऑर्डर करते हैं उनको एल्यूमिनियम शीट के अंदर रैप करके भेजा जाता है। क्यों? ताकि अंदर की हीट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए और आपका जो खाना है वो गर्म रहे ज्यादा देर तक। तो बेटा जो स्मूथ सर्फेसिस होती हैं, शाइनी सर्फेसिस होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, और जो रफ सर्फेसिस होती हैं वो एब्जॉर्प्शन करती हैं। जैसे आपकी रोड होती है, आपकी दीवारें हैं घरों की, या रफ सर्फेसिस हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। सो टेक्सचर ऑफ अ सरफेस कैन बी रफ, बम्पी, स्लिक, स्क्रैची, स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, prickly, etc. Rough, dull and dark surfaces are good absorbers. बेटा चूंकि रेडिएशंस एक वेव्स की फॉर्म में है, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत रखते हैं वो असल में रफ और डल और ब्लैक सरफेसेस या डार्क सरफेसेस होती हैं, और एमिट यानी जो रेडिएशन निकालने की सलाहियत रखती हैं, बट दे आर द वर्स्ट रिफ्लेक्टर्स। इनके ये हीट जब इनकी तरफ आती है, जो रफ सरफेस होती है इस तरह की, जैसे ही हीट इनके अंदर आएगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, लेकिन जो एक स्मूथ सरफेस होगी वो क्या करेगी, हीट जैसे ही उसकी तरफ आएगी वो उसके टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन का अमल नहीं होगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रफ सर्फेसिस होती हैं ये बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये हीट को तो अपने अंदर सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को। सो while smooth and shiny surfaces are bad absorbers and emitter of radiations, जो स्मूथ और शाइनी सर्फेसेस होती हैं ये एब्जॉर्प्शन नहीं करती बल्कि इनसे हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, एक कैंडल है और इसके पास हमने एक डार्क ब्लैक सरफेस रखी है और एक व्हाइट या इसको आप शाइनी सिल्वर सरफेस कह लें। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अब क्या होगा, आपने इनके साथ थर्मामीटर्स भी अटैच किए हुए हैं। जो डार्क सरफेस होगी इसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा एज कम्पेयर टू शाइनी। शाइनी सरफेस क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, जैसे ही रेडिएशन इसकी तरफ आती है ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो इस वजह से इसका अपना टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं जो स्मूथ और शाइनी सर्फेसेस होती हैं ये बैड एब्जॉर्बर और एमीटर होते हैं, बट दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स, ये हीट को रिफ्लेक्ट अच्छे से कर लेते हैं। बिफोर पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द हाउसेस they are made smooth and usually painted white so that they could become good reflectors and less absorbers. अब जब हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी घरों की दीवारें होती हैं ये वाइट या लाइट कलर्स की हों और दूसरा इनको स्मूथ बनाया जाता है ताकि ये
लेस एब्जॉर्ब करें और ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करें हीट को, ताकि आपके रूम्स का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इट हेल्प्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द हाउसेस। अच्छा, ये सरफेसेस की हमने दो बातें कर ली। एक हमारे पास था सरफेस कलर, हमने उसमें भी सीख लिया कि कलर डार्क होगा तो एब्जॉर्प्शन होगी, और जो लाइट कलर्स होते हैं जैसे व्हाइट कलर हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर हमने टेक्सचर की बात कर ली, स्मूथनेस और रफनेस की। अब हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के साथ हीट रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और एमिशन का क्या ताल्लुक है। एट द सेम टेम्परेचर अ हॉट बॉडी विद अ बिग सरफेस एरिया emits more radiations than a body with a small surface area। बेटा बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास, सूरज हमारा सन बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, और इसके मुकाबले में अगर हम सेम टेम्परेचर का एक छोटा हीटर ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, जो ज्यादा सरफेस एरिया वाली चीज है जैसे सूरज है वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, हालांकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। लेकिन जो हीटर है इसकी जो प्लेट होती है सरफेस एरिया उसका छोटा होता है, तो ये एज कम्पेयर टू सन बहुत कम रेडिएशन एमिट करेगा। सो सरफेस एरिया का मतलब ये है। सिमिलरली अगर आप हीटर्स में भी देख लें, एक छोटी प्लेट का हीटर होता है और एक काफी बड़ी प्लेट वाला हीटर होता है, आप दोनों को सेम टेम्परेचर पे ये रेडिएट कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्मॉल सरफेस वाला है उसकी रेडिएशन लेस निकल रही होंगी, और जो बड़ी प्लेट वाला है क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है उसके अंदर से ग्रेटर रेडिएशन या ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही होंगी। सो देयरफॉर हीट रेडिएटर्स इंस्टॉल्ड इन हाउसेस, कार रेडिएटर्स ईटीसी हैव लार्ज सरफेस एरिया व्हिच हेल्प देम टू रेडिएट क्विकली। गाड़ियों में भी रेडिएटर्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी क्या मकसद होता है कि इंजन की हीट वो अब्जॉर्ब करें पहले और फिर सराउंडिंग में रेडिएट कर दें उसको। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड हीटर्स that primarily emit infrared waves have large plate area so that it could radiate more heat। आजकल इंफ्रारेड हीटर्स इस्तेमाल होते हैं घरों में, ऑफिसेज में, इनकी जो सरफेस एरिया प्लेट्स होती हैं उनका ज्यादा रखा जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन एमिट कर सके। सो बेटा ये था तीन फैक्टर्स हमने सरफेसेस के बारे में देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन एमिट करने की सलाहियत टेम्परेचर के साथ किस तरह रिलेट करती है। तो बच्चों इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है रेट ऑफ रेडिएशन एमिट करना हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी जितना आपका सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन एमिट होंगी, जितना कम सरफेस टेम्परेचर होगा उतनी कम रेडिएशन एमिट होंगी। ये तो बड़ी आम सी बात है, आसानी से आप समझ सकते हैं। एज वी नो ऑल ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब एज वेल एज रेडिएट हीट। तमाम ऑब्जेक्ट्स हम अब तक पढ़ के आए कि एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और रेडिएशन भी करते हैं। हीट जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर से रेडिएट भी कर देते हैं। रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने अभी बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज बढ़ाएं दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज कम करें दूसरी भी उसकी वजह से कम हो जाए, ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स रेडिएट मोर देन लो टेम्परेचर बॉडी। जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा एज कम्पेयर टू जिसका लो है। जैसे हमारी बॉडी का है जो टेम्परेचर है नॉर्मल ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये कम रेडिएशन एमिट कर रही होगी एज कम्पेयर टू अ हीटर। हीटर का टेम्परेचर मोर देन 70-80 होता है, बल्कि 100 तक भी जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, मान लें 100 है, तो वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा एज कम्पेयर टू आवर बॉडी। सो सरफेस टेम्परेचर हमारा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन एमिट होंगी। Sun has high temperature and large surface area. It emits large amount of radiation, while a cooking stove has low temperature and small surface area than the sun. It emits less amount of radiation. तो सूरज और एक आम स्टोव की एग्जांपल भी हमारे पास आ गई। सूरज का जो सरफेस एरिया और टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा नॉर्मल जो किचन स्टोव होता है, उसका सरफेस एरिया भी कम होता है और सरफेस टेम्परेचर भी कम होता है, उतनी ही वो कम रेडिएशन एमिट करता है। When an object is absorbing more heat than radiating, its temperature will rise. एक ऑब्जेक्ट जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ एब्जॉर्ब करता जा रहा है, बाहर सराउंडिंग में रेडिएट नहीं कर रहा, तो उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। When object is emitting more radiation than absorbing, अगर कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कम कर रहा है और रेडिएशन ज्यादा अपने से एमिट कर रहा है, इट्स टेम्परेचर विल ड्रॉप, यानी उसका टेम्परेचर कम हो, क्योंकि वो अपना सारी की सारी हीट रेडिएशन की फॉर्म में सराउंडिंग में भेजी जा रहा है।
that is it will cool down. An object will remain at same temperature if it is absorbing and radiating heat at the equal rate. यानी एक ऑब्जेक्ट है जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रेडिएशन यानी सराउंडिंग में भेजी जा रहा है, तो उसका ओवरऑल टेम्परेचर हमारे पास सेम रहेगा. दिस स्टेट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको हम एक बैलेंस्ड स्टेट कहते हैं और हीट की वजह से है तो हम इसलिए इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं. A hot cup of tea is placed on the table. Initially, its temperature is higher than its surrounding. जब आप एक चाय का कप टेबल पे ला के रखते हैं गरम गरम तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. It will be emitting radiation at faster rate. वो चूंकि हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो वो रेडिएशन ज्यादा एमिट कर रहा होगा. Its temperature will decrease. एमिशन करते हुए उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा. After a while, its temperature will reach the temperature of surrounding. एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर और हमारे रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा और मजीद हीट आपकी रेडिएट नहीं होगी. ये स्टार्ट में भी मैंने आपको सिखाया है कि हीट तभी ट्रांसफर होती है जब एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो दूसरी का कम हो, तो वहां से फिर रेडिएशन शुरू हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, तो बेटा आपका इसमें रेडिएशन में लास्ट टॉपिक है लेस्ली क्यूब. ये असल में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपरेटस तैयार किया ताकि डिफरेंट सरफेसेस को देखा जा सके और टेक्सचर को कि कैसे वो हीट, कौन सी सरफेसेस हीट एब्जॉर्ब करती हैं, कौन सी रिलीज करती हैं, रेडिएट करती हैं और कौन सी रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं. तो ये आपके सामने इन्होंने एक अपरेटस तैयार किया जिसके अंदर एक क्यूब लिया. ठीक है जी, एक इन्होंने क्यूब लिया और इसको इसलिए लेस्ले क्यूब का नाम दिया गया. इस क्यूब की 4 साइड्स उन्होंने डिसाइड की. ऊपर एक होल रखा और अंदर से ये होलो है, खाली है. इसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है, बॉइलिंग वाटर डाला जाता है और फिर देखा जाता है कि ये साइड पे जो उन्होंने सरफेसेस दी हैं, मान लें ये 1 है, ये 2 है, इस तरफ 3 है और बैक साइड पे चौथा फेस है. सबको डिफरेंट टेक्सचर और डिफरेंट कलर्स दिया जाएगा. एक आपका मैट ब्लैक होगा, शाइनी ब्लैक होगा, एक आपका मैट ब्लैक होगा, एक व्हाइट सरफेस होगी और एक शाइनी सिल्वर सरफेस होगी नंबर 3 पे. अब इन चारों तरह की डिफरेंट तरह की सरफेसेस में से देखा जाएगा जब गर्म पानी अंदर डाला जाएगा ये सरफेसेस हीट एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके कौन कौन सी सरफेस रेडिएट करती हैं और कौन सी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती या सराउंडिंग में उनसे हीट नहीं निकलती. तो ये पूरा अपरेटस आपका इंफ्रारेड डिटेक्टर इसमें शामिल होता है. उससे ये पता चलता है कि रेडिएशंस कौन सी साइड से ज्यादा निकल रही हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू शो हो रही होगी. तो बेटा इसी की बिना पर हम लोगों ने पीछे सरफेसेस की बात की, सरफेस टेक्सचर की, सरफेस कलर की, सरफेस टेम्परेचर की. ये सारी चीजें इसी लेस्ले क्यूब की बिना पर हम लोगों ने पीछे डिस्कस की हैं. तो इसमें चलें स्टार्ट करते हैं. A Leslie cube is used to demonstrate how different surface texture affect the emission of thermal radiation. It consists of 4 sides having different surfaces. मैंने आपको बताया इसकी डिफरेंट 4 साइड्स होती हैं, उन सब का डिफरेंट सरफेस उनको बनाई जाती है उनकी. यूजुअली दे आर ब्लैक, व्हाइट पेंटेड सरफेस, मैट ब्लैक एंड और डार्क कलर्ड सरफेस और शाइनी मेटल सरफेस. इट इज होलो क्यूब, ये अंदर से खाली होता है विद अ लिड एट इट्स टॉप और ऊपर आपने कोई ना कोई ढक्कन नुमा कोई चीज रखी होती है. हॉट वाटर इज यूज्ड यूजुअली टू हीट इट द इंटीरियर ऑफ द क्यूब. गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर इसके अंदर डाला जाता है. एंड इंफ्रारेड thermometer as detector is used to measure the amount of IR radiations, infrared radiations emitted from each surface of the cube. तो चारों सरफेसेस में इंफ्रारेड रेडिएटर से चेक किया जाता है कि चारों में से ये डिफरेंट सरफेसेस किस तरह से रेडिएशंस एमिट करती हैं. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम इसकी बात कर लेते हैं. द एक्सपेरिमेंट ऑन लेस्ले क्यूब फॉलोज द फॉलोइंग प्रोसीजर. बॉइलिंग वाटर इज एडेड टू द लेस्ले क्यूब फॉर हीटिंग. आपने बॉइलिंग वाटर इसके अंदर ऐड करना है. वेट अंटिल द क्यूब रीचेज द डिजायरेबल टेम्परेचर. आपने साथ थर्मामीटर लगाया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरनली सारी सरफेसेस को एक जैसा टेम्परेचर मिल चुका है पानी की वजह से. फिर हम मेजर द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ईच सरफेस बाय प्लेसिंग द IR थर्मामीटर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच वन इन टर्न. अब आपने एक ही डिस्टेंस पे इंफ्रारेड रेडिएटर रखा हुआ है, जस्ट आपने इधर प्लेस करते हुए इसको रोटेट करते जाना है और तमाम सरफेसेस से रेडिएशन की वैल्यू यहां से नोट करते जाना है. The infrared thermometer detects the infrared radiation emitted by each surface. Higher radiation translates to a higher temperature reading. जी तो बच्चों, हायर रेडिएशन ट्रांसलेट्स टू अ हायर टेम्परेचर रीडिंग. जो साइड्स ने ज्यादा रेडिएशन एमिट की वहां पर टेम्परेचर भी हाई देखा गया. The surfaces which is better at emitting radiation
यानी रेडिएट एमिट कर रही हैं जो रेडिएशंस को। शो अ हाई टेम्परेचर रीडिंग ऑन द इंफ्रारेड थर्मामीटर, और जो एमिट कर रही थी उन्होंने भी हाई टेम्परेचर शो किया। व्हाइल द सर्फेसेज व्हिच आर बैड एट एमिटिंग रेडिएशंस, जैसे सिल्वर शाइनी सरफेस था, वो एमिट नहीं कर रहे थे बल्कि रेडिएट करते थे। हैव अ लोअर रीडिंग, उनका टेम्परेचर कम होता था। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी कैन हैव द फॉलोइंग कंक्लूजन। असल में इस पूरे एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन ये है, जो ब्लैक सरफेस थी, शाइनी हो या मैट हो, इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर। उन्होंने हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी किया अपने अंदर, यानी अंदर पानी में से एब्जॉर्ब भी किया और फिर सराउंडिंग में एमिट भी करना शुरू कर दिया। बट वर्स्ट रिफ्लेक्टर्स, वर्स्ट रिफ्लेक्टर का मतलब है कि इन्होंने पानी के अंदर वापस हीट को रिफ्लेक्ट नहीं किया बल्कि अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और देन सराउंडिंग में एमिट कर दिया। डार्क कलर्ड सरफेसेस जितनी भी डार्क थी उन्होंने बिल्कुल ब्लैक कलर की तरह ही शो किया अपना जितना भी बिहेवियर था। जैसे इज गुड एब्जॉर्बर्स, वो भी अच्छे एब्जॉर्बर थे, डार्क कलर्स भी, और एमीटर, और उन्होंने भी ब्लैक कलर की तरह ही हीट को अच्छी तरह एमिट किया। बट बैड रिफ्लेक्टर सेम उसी तरह कि उन्होंने पानी की तरफ को हीट रिफ्लेक्ट नहीं की। व्हाइट सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर वाइल बैड एब्जॉर्बर एंड एमीटर। व्हाइट सरफेस की साइड पे देखा गया कि वहां से रेडिएशंस कम निकली और उसका टेम्परेचर भी इतना ज्यादा राइज नहीं हुआ। उससे ये कंक्लूजन निकली कि उन व्हाइट सरफेस जो थी लाइट कलर की, उसने रिफ्लेक्ट कर दी हीट पानी के अंदर वापस। शाइनी मेटल सरफेस जो थी इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर वाइल वर्स्ट एब्जॉर्बर एंड एमीटर। जो शाइनी सरफेस थी उसने क्या किया कि सारी की सारी हीट को व्हाइट कलर की तरह ही रिफ्लेक्ट कर लिया पानी के अंदर, और इसका भी टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं हुआ। सो बेटा ये था हमारा ऑल अबाउट रेडिएशंस। आई होप आपको सारा का सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। इंशाल्लाह हमारा फोकस है कि इस पूरी बुक के लेक्चर्स यहाँ पे जल्द से जल्द हम लोग पोस्ट करें। डेली आपके पास वीडियो आ रही है, तो अगर आपको कुछ सजेशन देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि हम इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।